ये कहानी है कैलाश गर्ग की, एक मिडिल क्लास बिजनेसमैन जिसका एक रेस्टोरेंट था दिल्ली के पटेल नगर एरिया में और उसका नाम था गर्ग खजाना। उसका रेस्टोरेंट छोटा जरूर था लेकिन चलता काफी था क्योंकि उसका खाना बहुत मजेदार था, खाना बहुत ही टेस्टी था। उसके शेफ जो लजीज खाना बनाते थे, लोग लाइन लगाते थे उसके रेस्टोरेंट में आने के लिए। होम डिलीवरी हो या रेस्टोरेंट में खाने वालों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। वो अपने परिवार से, अपनी लाइफ से खुश था। लोग उसके रेस्टोरेंट में तारीफ किया करते थे, गर्ग साहब खाना बहुत टेस्टी है, खाना में मजा आया। इस पे गर्ग साहब यानी कि कैलाश गर्ग गर्व से उसकी छाती जो है चौड़ी हो जाती थी और वो सीना ठोक कर कहता था, देखते जाओ अन्ना, एक दिन ये कैलाश गर्ग पूरी दिल्ली के अंदर रेस्टोरेंट की चेन बनाएगा। आप देखना, खाने वालों की लाइन लगी होगी हर रेस्टोरेंट में, आप देखते जाओ बस मैं क्या करता हूं। इस तरह से उसके दिन खुशी से चलते जा रहे थे। उसका रेस्टोरेंट भी चल रहा था, पॉपुलर हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसने कुछ गलत फैसले करने शुरू कर दिए। उसने ओवर स्पेंडिंग करनी शुरू कर दी। उसने ये सोचा कि मेरा बिजनेस तो फैलता ही जा रहा है, तो क्यों ना अपने परिवार को, अपने घर वालों को और अपने लिए एक कंफर्टेबल और एक लग्जरी लाइफ देने की कोशिश क्यों ना करूं। और यही सोचकर उसने महंगी गाड़ियां लेनी शुरू कर दी। उसके बाद अपने पुराने घर के फर्नीचर को बेचकर उसने नया फर्नीचर और महंगा फर्नीचर लिया, बड़ा टीवी लिया और विदेशों में छुट्टियां मनाने के लिए तो हर तीसरे महीने में वो अपने परिवार को लेकर जाने लगा और अपने होटल में, अपने रेस्टोरेंट में समय भी कम देने लगा। और देखते ही देखते उसकी इस नासमझी की वजह से उसका ध्यान बिजनेस में कम और स्पेंडिंग में ज्यादा होने की वजह से उसके बिजनेस में रुकावट, बिजनेस में थोड़ी सी गिरावट आनी शुरू हो गई। उसके जो बहुत ही बढ़िया शेफ था उसको उसके कॉम्पिटिटर ने तोड़ लिया और वो छोड़ के चला गया। और उसके जाने के बाद उसके फूड की क्वालिटी, उसका जो टेस्ट था, उसमें कमी आनी शुरू हो गई। उसके कस्टमर्स की तादाद कम होने लग गई। उसके यहाँ जो भीड़ लगती थी, उसकी जो लाइन लगती थी, वो भी लाइन भी छोटी हो गई। लेकिन उसके खर्चे वैसे ही थे, बल्कि और बढ़ रहे थे और कमाई कम हो रही थी। और धीरे धीरे वो कर्जे में डूबता गया। उसके खर्चे बढ़ते गए, उसकी कमाई कम होती रही और वो डूबता गया, डूबता गया, डूबता गया। लेकिन उसने तब भी ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे ऐसा हो गया कि वो अपने रेस्टोरेंट का किराया भी समय पर नहीं दे पाता था। वो अपने एम्प्लॉयज को सैलरी भी टाइम पे नहीं दे पाता था। और तो और बैंक की भी ईएमआई, चाहे वो गाड़ी की हो, चाहे वो फर्नीचर की हो, वो टीवी की हो, उसकी ईएमआई भी बढ़ती गई। 3-3 महीने, 4-4 महीने हो गए गाड़ी की किस्त, गाड़ी की ईएमआई को नहीं दे पाना। लोग उसके घरों में आने लगे, बैंक के लोग उसके ऑफिस, उसके होटल में आने लगे। उसके एम्प्लॉयज उससे तकाजा करने लगे अपनी सैलरी का। और उसके जो लैंडलॉर्ड थे, चाहे वो रेस्टोरेंट के हों, चाहे वो घर के हों, वो भी तकाजा करने लगे, वो फोन करने लगे, वो आने लगे। धीरे धीरे ये सिचुएशन उसके कंट्रोल जाते हुई दिखने लगी। अब उसे समझ में आया कि उसने काफी बड़ी गलतियां की थी, लेकिन वो फंस चुका था। और एक दिन उसकी गाड़ी बैंक वाले उठाकर ले गए। उसके कई स्टाफ ने उसके रेस्टोरेंट की नौकरी छोड़ दी। और एक दिन मिस्टर मुखर्जी, जो उसके लैंडलॉर्ड थे रेस्टोरेंट के, वो उसके रेस्टोरेंट में आए और उसे बोल कर गए, कैलाश, तुमने 3 महीने से ज्यादा का किराया नहीं दिया है, ये अच्छी बात नहीं है। मेरे पास और भी बहुत सारे लोग हैं जो मेरा रेस्टोरेंट किराए पे लेना चाहते हैं। अगले महीने तक मेरे को पूरा किराया चाहिए। अगर तुम नहीं दे पाए तो ये रेस्टोरेंट खाली कर देना। मुखर्जी साहब तो कह के चले गए, लेकिन कैलाश को इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसके सामने और भी बड़ी प्रॉब्लम्स थी। मसलन कि अब उसके पास गाड़ी नहीं थी, मसलन कि उसके रेस्टोरेंट पे अब इतने भी पैसे नहीं होते थे कि वो ग्रोसरी खरीद सके, क्योंकि अभी तक तो वो उधार पे ले रहा था और अब ग्रोसरी वालों ने भी उधार देना बंद कर दिया था उसको। अब उसे कैश पे ही लेना पड़ रहा था और कैश की सेल इतनी नहीं हो रही थी
कि वो कैश चुकाकर अपने कर्जे भी चुका सके, अपने वर्कर को सैलरी भी दे सके और अपने घर में भी पैसा लेके जा सके। तो उसने मिस्टर मुखर्जी की बातों को ज्यादा स्ट्रांगली नहीं लिया, ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। उसने सोचा कोई बात नहीं, अगले महीने और टाइम मिल जाएगा। वक्त बीतता गया, सिचुएशन और खराब होती गई कैलाश घर के लिए। घर में रोज झगड़े होने लगे। उसकी मां ने उसको समझाया, बेटा तुमने पहले बहुत सारी गलतियां की हैं, तो चलो मैंने एक ज्योतिषी से बात की है, तो लेके चलती हूं तुम्हें। उसने सोचा चलो देखते हैं। वो ज्योतिषी के पास गया। ज्योतिषी ने उससे 2100 रुपए भी ले लिए और उसने 1-2 उपाय भी दे दिए उसको। लेकिन और ज्योतिषी ने यह भी बताया कि अगले महीने से आपका काम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसकी मां ने दूसरा ज्योतिषी बताया, तीसरा ज्योतिषी बताया, कोई और पंडित बताया। वो कई लोगों के पास गया, कई दोस्तों के पास गया मदद के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन उसके बिजनेस में कोई भी पॉसिबिलिटी, कोई भी अच्छी संभावनाएं, कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं हुई। उसका भगवान से विश्वास भी उठ गया। उसकी मां ने कहा, बेटा हर मंगलवार को हनुमान मंदिर में चलते हैं। हनुमान मंदिर में हर मंगलवार को जाके प्रसाद चढ़ाया कर। इस पे वो कहता, कोई भगवान नहीं है, मैं नहीं मानता किसी भगवान को। क्या दिया है भगवान ने मुझे? वो इतना फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था कि घर में क्लेश होते थे, घर में लोग मांगने वाले आते थे और वो सारा दिन स्ट्रेस में, डिप्रेशन में रहता था। उसकी सिचुएशन इतनी ज्यादा, इतनी टेंशन में थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन से बाहर निकलूं तो कैसे निकलूं। और फिर अगला महीना भी हो गया और मुखर्जी साहब आए। इसको जैसे ही पता चला कि मुखर्जी साहब आने वाले हैं, ये बाथरूम में घुस गया और अपने स्टाफ को बोल दिया, मुखर्जी साहब को बोल देना कि मैं ऑफिस में, आज मैं रेस्टोरेंट में नहीं आया हूं। मुखर्जी साहब आए और उसने स्टाफ से पूछा, कहां है तुम्हारा बॉस? साहब तो आए नहीं। मुझे मालूम है वो अभी आएगा थोड़ी देर में, सिर्फ बोल देना मैंने उसे कहा था या तो ये खाली कर दो या मुझे किराया दे दो। अब उसे आखिरी वार्निंग दे देना कि 28 जनवरी को मुझे पूरा किराया चाहिए। 28 जनवरी को, नहीं तो पूरा का पूरा सामान बाहर फेंक दूंगा। तुम सबको मिला के अपना बंदोबस्त करके रखना। ये कह के मुखर्जी साहब तो चले गए और ये जब बाहर आया तो इसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी, क्योंकि 28 जनवरी को सिर्फ 5 दिन बाकी थे। ये सोचने लगा कि कैसे मैं अपना रेस्टोरेंट अपने हाथ से जाने दूं, कैसे अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करूं। इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक एक करके 27 जनवरी हो गई और अगली सुबह उसे ना तो सिर्फ मुखर्जी साहब को पैसे देने थे, बल्कि उसे अपने वर्कर को भी पैसा देना था, बैंक वालों को भी पैसा देना था, घर का भी किराया देना था। और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। उसने कई दोस्तों को फोन मिलाया, लेकिन चूंकि वो हर अपने दोस्त से कुछ ना कुछ पैसा ले चुका था और उधार नहीं दे पाया था वापस। अपने रिश्तेदारों को भी उसने फोन किया, लेकिन कोई भी उससे बात करने को राजी नहीं था। या तो कोई फोन नहीं उठा रहा था या कोई फोन करके बहाना लगा रहा था कि मेरे पास पैसे नहीं है। उसके पास कोई रास्ता नहीं था। शाम के 6 बज चुके थे और सुबह 10 बजे मुखर्जी साहब ने आ जाना था और सुबह रेस्टोरेंट खोलते ही स्टाफ ने सैलरी मांगनी थी। कल 11 बजे बैंक वाले भी आ जाएंगे। घर के किराए वाले को क्या दूंगा? मुखर्जी साहब को भी पैसा देना है, स्टाफ को भी सैलरी देनी है, ग्रोसरी भी लेकर आनी है, वो भी कैश पे लेकर आनी है। रेस्टोरेंट में कैसे चलाऊंगा? EMI भी देनी है। बैंक वालों को भी कैसे, क्या बोलूंगा, किसको? अगर एक आदमी के लिए इंतजाम कर भी दूं तो दूसरे का क्या करूं, तीसरे का क्या करूं, चौथे का क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया था कि उसका इतनी ठंड में भी पसीने आने लगे, उसके हाथ कांपने लगे, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया और वो कांपने लगा। वो पैरों पे खड़ा नहीं हो पाया, वो बैठ गया और लंबी लंबी सांसें लेने लगा। भगवान मैं करूं तो क्या करूं, मैं कहां जाऊं? इसका तो एक ही तरीका है कि मैं सुसाइड कर लूं। और उसने इंटरनेट खोला और वो आसान रास्ता देखने लगा कि कैसे सुसाइड करूं ताकि मेरे घर वालों को कोई प्रॉब्लम ना आए।
और देखते ही देखते, जबकि वो पूरा मन बना चुका था कि मैं सुसाइड कर लूं, इतने में उसी एक नजर पड़ी एक वीडियो कॉल जिसका टाइटल था द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। उसने इस वीडियो को देखा। वीडियो में जो बातें कही गई थी कि आपको ग्रेटफुल होना चाहिए अपनी हर चीज के लिए, और आप अगर ग्रेटफुल होते हैं, अगर आप थैंकफुल होते हैं उन सब चीजों के लिए, जो भी चीजें आपके पास हैं या जो चीजें आपके पास नहीं भी हैं, तो आप बहुत जल्दी अपनी प्रॉब्लम से, अपनी परेशानियों से, अपनी डिफिकल्टीज से बाहर आ सकते हैं और आपके लिए नए रास्ते खुल सकते हैं, नए लोग आपकी मदद करने को आ सकते हैं, और ये यूनिवर्स आपके लिए एक ऐसा रास्ता बनाएगी कि आपके सारे रास्ते आसान होते जाएंगे, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और आपके सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। पहले तो उसे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने पूरा वीडियो 3 बार देखा। देखने के बाद उसने कहा कि आज की डेट में मेरे पास खोने के लिए तो कुछ भी नहीं है। मैंने इतने पंडितों के ऊपर, इतने ज्योतिषियों के ऊपर विश्वास किया, उनको इतने पैसे दिए, तो क्यों ना इस वीडियो पे जो बातें कही गई हैं उस पे एक बार विश्वास करके कुछ ट्राई करके तो देखूं। जो बातें इस पे कही गई, मेरा जेब से क्या जा रहा है? कुछ नहीं जा रहा ना। कल सुसाइड कर लूंगा, आज का दिन ट्राई कर लेता हूं। और उसने वीडियो में कही गई बातों को गौर से सुना, समझा और एक ग्रेटिट्यूड की लिस्ट बनाई, और भगवान को पूरे दिल से, जिस भगवान को वो कोसता था, जिस भगवान के मंदिर में वो जाने से हिचकता था, जाना नहीं चाहता था, दोष देता था, क्रिटिसाइज करता था, उसी भगवान को उसने धन्यवाद देना शुरू कर दिया। उसने अपने हर वो चीज के लिए धन्यवाद देना शुरू कर दिया। अपनी माँ के लिए धन्यवाद दिया कि इतनी केयरिंग मदर है, अपनी ब्यूटीफुल वाइफ और फेथफुल वाइफ को धन्यवाद दिया, अपने बच्चों को धन्यवाद दिया, अपने स्टाफ को धन्यवाद दिया, अपने लैंडलॉर्ड को धन्यवाद दिया, उस गाड़ी को धन्यवाद दिया, उस घर को धन्यवाद दिया, उन कपड़ों के लिए धन्यवाद दिया, उन खाने के लिए धन्यवाद दिया, उस हवा को धन्यवाद दिया, उस ऑक्सीजन को धन्यवाद दिया, उस पानी के लिए धन्यवाद दिया, उस टीचर को धन्यवाद दिया। और ऐसे ही ऐसे उसकी लिस्ट इतनी लंबी हो गई कि उसके आंखों से आंसू आने लग गए। और जब ये 10 मिनट की प्रैक्टिस के बाद उसका बोझ हल्का हुआ, उसको थोड़ी सी सुकून की एक राहत महसूस हुई, उसमें एक कॉन्फिडेंस जगा, उसको लगा कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। उसमें कहां से इतनी हिम्मत आ गई कि उसने सोचा कि मुखर्जी साहब को भी फोन करता हूं। उसने मुखर्जी साहब का नंबर लगाया। 3 घंटे के बाद मुखर्जी साहब ने फोन उठाया, छूटते ही कहा, हाँ कैलाश बोल, पैसे हो गए? पैसों का इंतजाम हो गया? उसने कहा, मुखर्जी साहब मुझे आपसे एक बात करनी है, प्लीज मेरा फोन मत काटिएगा, पहले सिर्फ मेरी एक बात सुन लीजिए। उसने कहा, बोल। मुखर्जी साहब, मैं जानता हूं कि मैं आपका गुनहगार हूं, मैं जानता हूं कि मैंने आपको 3 महीने से किराया नहीं दिया, मैं ये भी जानता हूं कि आपने मेरे पर पूरा भरोसा किया, आपने मुझे बहुत टाइम दिया, आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं, लेकिन मुखर्जी साहब मैं भी बुरा इंसान नहीं हूं। मैंने 2 साल से आपको हमेशा टाइम पे किराया दिया है, लेकिन कुछ महीनों से मेरी प्रॉब्लम खराब हो गई, मेरे बिजनेस नहीं चल रहा है, मेरा स्टाफ भी टूट गया है, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। लेकिन मेरे को याद आई कि एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूं, एक आखिरी बार, सिर्फ आखिरी बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मुझे सिर्फ 3 दिन का टाइम दे दीजिए और मैं 1 महीने का किराया आपको 3 दिन के अंदर वापस दे दूंगा, और बाकी का जो 2 महीने का किराया है वो भी मैं अगले महीने तक पूरा चुकता कर दूंगा। मुखर्जी साहब, सिर्फ एक छोटी सी विनती, एक छोटी सी रिक्वेस्ट को मेरी सुन लीजिए। मुखर्जी साहब देखिए, बिजनेस में उतार चढ़ाव तो सबके साथ ही होता है, ये आपके साथ भी हुआ होगा, ये किसी के साथ भी हो सकता है। मैंने कोई गलत काम तो नहीं किया, आप भी जानते हैं, मैं बहुत मेहनत करता हूं, मेरा भी एक परिवार है, छोटा सा परिवार है, तो आप मुझे अपना ही बच्चा समझकर मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी गलतियों को माफ़ कर दीजिए, और मैं आपको पूरा वादा दिलाता हूं कि 3 दिन के अंदर आपका 1 महीने का किराया और अगले महीने में पूरा किराया पेंडिंग मैं आपको चुका दूंगा मुखर्जी साहब, और दोबारा ऐसी नौबत नहीं आएगी। मुखर्जी साहब ने कुछ सोचा और कहा, चलो ठीक है, मैं देता हूं तुम्हें 3 दिन का टाइम, लेकिन याद रखना। ठीक है। उसको लगा कि आज कल जो मैं सोच रहा था सुसाइड करने का, वो मुखर्जी साहब की वजह भी एक बहुत बड़ी वजह थी, और मुखर्जी साहब मान गए तो बाकी के लोग भी मान जाएंगे।
उसमें इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि उसने अपने स्टाफ से बात करी, अपने स्टाफ को समझाया, उसने अपने घर के लैंडलॉर्ड को समझाया और उसने बैंक वालों से भी टाइम ले लिया। उसके 3 दिन कट गए। उसने अपने बिजनेस के अंदर पूरे विश्वास के साथ काम करना शुरू किया। उसने ये ग्रेटिट्यूड को, जैसा कि वीडियो में बताया गया था, दिन में 4 बार 10-10 मिनट के लिए करना शुरू किया। हर वो चीज के लिए पूरे दिल से वो ग्रेटिट्यूड करता था। वो मंदिर में जाना शुरू किया, उसने पूरे भगवान के ऊपर पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ बिलीव करना शुरू किया और ग्रेटिट्यूड के लिए वो हर चीज का धन्यवाद देने लगा। और धीरे धीरे उसके वो जो रुके हुए रास्ते थे वो खुलने लगे। धीरे धीरे कस्टमर उसकी दुकान पे बढ़ने लगे। धीरे धीरे उसके पास इतने पैसे होने लगे कि वो सबको पैसे टाइम पे देने लगा। उसके स्टाफ का उसके ऊपर भरोसा बढ़ने लगा। मुखर्जी साहब का, उसके लैंडलॉर्ड का, बैंक वालों का, क्योंकि वो अपने वादों पर खरा उतर रहा था, तो सबके विश्वास उसने दोबारा वापस करना शुरू किया। और वो कंटिन्यू ग्रेटिट्यूड को लोगों को भी समझाने लगा और अपने घर के अंदर भी उसने बताया कि कैसे सिर्फ इस वीडियो ने, कैसे इस सिर्फ ग्रेटिट्यूड की भावना ने मेरे इस बिजनेस को खत्म होने से बचा लिया, कैसे मुझे ये रास्ता दिया, ये भगवान ने ही मुझे ये वीडियो भेजा होगा, मुझे रास्ता दिखाया, वरना आज पता नहीं मैं कहां पर होता या नहीं होता। तो दोस्तों, यही है कहानी कैलाश गर्ग की। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हम में से कितने लोग कैलाश गर्ग की तरह इस दुनिया में आते हैं, मेहनत भी करते हैं, काम भी करते हैं, लेकिन कई बार ऐसी कुछ गलतियां कर देते हैं, कई बार ऐसे कुछ गलत फैसले ले लेते हैं जिसकी वजह से उनके ऊपर परेशानी आ जाती हैं, उनके ऊपर कर्जे चढ़ जाते हैं। लेकिन और कितने लोग ऐसे होते हैं जो कैलाश गर्ग की तरह बाहर निकल पाते हैं अपनी परेशानियों से। तो इस वीडियो के अंत में मैं सिर्फ आपसे यह जानना चाहूंगा कि इस कहानी से आपने क्या सीखा है, क्या लर्निंग मिली है आपको इस कहानी से। अपने कमेंट्स इस डिस्क्रिप्शन के अंदर, वीडियो के नीचे आप डालिएगा जरूर और बताइएगा कि क्या सीख मिली आपको इस कहानी से। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकॉन को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि आगे भी मैं आपको इसी तरह से इंस्पिरेशनल कहानियों के रूप में ऐसी नई चीजें देता रहूं जिससे आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकें। आपका दिन शुभ हो।